नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज से आपको बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 2024 सेशंस की। ये जो क्लासेस हैं आपकी सेकेंड ईयर की एवरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में रहेगी। इसके अलावा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 दिन आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस रहेंगी। जो ये क्लासेस हैं ये आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी, एमएसयू यूनिवर्सिटी, इनके लिए मेन फोकस्ड की जाएगी। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जो टॉपिक्स होते हैं क्लासेस के वो काफ़ी यूजफुल रहेंगे। देखिए, आज डे 1 है आपका और आज हम वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट के वर्क एजुकेशन टॉपिक पर ही ये सेशन हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर वर्क एजुकेशन क्या है इसका पूरे कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये जो कंसेप्ट है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग आंसर के लिए, इसलिए इस सीरीज में ऐसे सभी टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा वन बाय वन, जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर पर भी फोकस किया जाएगा। तो आज से आपकी ये डेली क्लासेस रहेगी। क्लासेस आपकी डेली 7 PM पर रहेगी। तो अगर आप इस सेशंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि डेली ये सेशंस इस तरीके से कंटिन्यू रहे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों, सबसे पहले वर्क एजुकेशन क्या है उसको समझने से पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि वर्क से हमारा क्या मतलब है, कार्य से हमारा क्या मतलब है। जनरली हमें पता होता है कि कार्य क्या है, लेकिन जब बात आती है उसको डिफाइन करने की, उसकी एक डेफिनेशन देने की, तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्क क्या है? वर्क कुछ मीन टू डू समथिंग विच नीड्स फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी और टू अचीव समथिंग। यानी कि वर्क क्या है? एक तरीके का कोई भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स हैं जो कि हम कुछ मनी अर्न करने के लिए या कुछ भी अचीव करने के लिए करते हैं, वही हमारा वर्क है। तो कोई भी किसी भी तरह का फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स, शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कोई भी श्रम या कोई भी मेहनत जो हम किस लिए कर रहे हैं, या तो हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, कुछ अचीव करना है, या हमें मनी प्राप्त करनी है, मनी अर्न करना है। उसके लिए जो भी हम काम कर रहे हैं वही हमारा वर्क कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि कुछ अचीव करने के लिए या मनी अर्न करने के लिए कुछ भी हम फिजिकल मेंटल वर्क कर रहे हैं या एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वही एफर्ट्स हमारी जो होते हैं वो वर्क कहलाता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर बात करें वर्क एजुकेशन के कंसेप्ट की, कार्य शिक्षा की, तो कार्य शिक्षा सीधा सीधा पता चल रहा है। कार्य शिक्षा यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य को इंक्लूड कर देना, शामिल कर देना। शिक्षा की जो गतिविधि होती है, जो शिक्षा का प्रक्रिया है, उसके अंदर जब हम कार्य को शामिल कर देते हैं तो वही हमारी कार्य शिक्षा कहलाती है। शिक्षा में कार्य को शामिल करना ही कार्य शिक्षा कहलाती है। या इंक्लूजन ऑफ वर्क इन एजुकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड वर्क एजुकेशन। बट यहाँ पे एक शर्त है कि जो वर्क हम शामिल कर रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी काम उठाकर हमने शामिल कर दिया, नहीं। हम वही वर्क इंक्लूड करेंगे, वही एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे जिसका कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई मतलब होता हो। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वर्क एजुकेशन इज कंसिडर्ड पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल फिजिकल लेबर। यानी कि कार्य शिक्षा क्या है? एक तरीके का शारीरिक रूप से किए गए मेहनत है जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। और ये जो वर्क है ये एजुकेशनल प्रोसेस में, शैक्षणिक प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके बाद वर्क एजुकेशन एम्फोसाइजेज इंक्लूडिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल स्किल्स इन एजुकेशन एक्टिविटीज़। यानी कि जो कार्य शिक्षा है वो सिर्फ किताबी ज्ञान पे फोकस नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान रटा दिया रट्टू तोते की तरह और आपको सारी चीज़ें हो गई काम। नहीं, यहाँ पे नॉलेज के साथ साथ नॉलेज तो दी जाती है, नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपको वो कंसेप्ट समझ आए, इस पर ध्यान दिया जाता है। और साथ ही साथ जितनी भी प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, जितनी व्यावहारिक कौशल्स होती हैं, वो आप में विकसित करने की कोशिश की जाती है, डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तो वर्क एजुकेशन जो है वो एक तरीके का कैसा कंसेप्ट है? ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे एजुकेशन के अंदर हम वर्क को शामिल करते हैं, लेकिन उस वर्क का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े तो यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का ही एक शहर है, थिपर्डन। उसके अंदर के एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक क्लास है, वुड वर्क क्लास, जहाँ पे बच्चों को वुड वर्क सिखाया जा रहा है, लकड़ी का काम सिखाया जा रहा है। ठीक है, ताकि बच्चे अगर जिनका इंटरेस्ट है वो आगे चलकर इसको एज ऑक्यूपेशन, एज अर्निंग का सोर्स इसको बना सके। अब अगर बात करें कि जो वर्क एजुकेशन है इसकी ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, फ़ायदे क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, क्या ज़रूरत पड़ी हमें एजुकेशन के अंदर काम को शामिल करने की,
तो उसके अंदर के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे चाहे मेरिट्स पूछे, चाहे इंपॉर्टेंस पूछे, चाहे नीड्स पूछे, यही सेम ही पॉइंट्स को आपको लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है इस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन इन हैंड एंड ब्रेन, यानी कि कार्य शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति के या बच्चे के हाथ और मस्तिष्क में समन्वय बैठाने में मदद करती है, तालमेल बनाने में मदद करती है। यहाँ पर क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी कर रहा है, कुछ सीखते हुए जहाँ पर बच्चा ब्रेन का यूज़ कर रहा है, साथ साथ कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है, तो बच्चे के हाथों का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसीलिए बच्चे के हाथों को और ब्रेन का यानी कि मस्तिष्क का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो बच्चे का अच्छा हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो वर्क एजुकेशन से बच्चे में हैंड और ब्रेन में जो है कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। नेक्स्ट क्या है कि डेवलप स्किल्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जब वर्क एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, इससे बच्चे में बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है। बच्चे को में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ये स्किल डेवलप होती है, सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है, निर्णय लेने की क्षमता बच्चे में आती है। आप बच्चे को कोई काम दे रहे हैं, मान के चलिए अभी वुड वर्क का ही हमने एग्जांपल लिया था, आपने बच्चे को वुड वर्क सिखाया, उसके बाद वुड वर्क से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने दिया, तो बच्चा कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट को बनाते समय बीच में कई तरह के छोटे छोटे अलग अलग टाइप के डिसीजन बच्चा लेता है। तो इससे बच्चे में डिसीजन लेने की जो पावर है वो डेवलप होती है। इसके अलावा ग्रुप वर्क भी होते हैं। ग्रुप वर्क होंगे तो बच्चे में टीम कोऑर्डिनेशन की जो आप में स्किल्स है वो डेवलप होती है। इसके अलावा जब ग्रुप वर्क है तो कोई ना कोई हेड भी होगा उस ग्रुप का, तो बच्चे में लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है। तो इस तरीके से वर्क एजुकेशन के अंदर बच्चे में बहुत सारी प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नीड्स, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंटरेस्ट। इसकी सबसे अच्छी बात यह है वर्क एजुकेशन की कि ये बच्चे की ज़रूरत, बच्चे का इंटरेस्ट, रुचि और बच्चे की योग्यता, इन चीज़ों को देख कर डिसाइड की जाती है। किस बच्चे को क्या एक्टिविटी देनी है, क्या काम कराना है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बच्चा क्या चाहता है सीखना, बच्चे की कैपेसिटी है कि नहीं है वो चीज़ सीखने की। वो सब चीज़ों को देख कर उसके बाद ही बच्चों को एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है। तो कुछ भी फोर्सफुली नहीं होता। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन विद डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, मटेरियल, ऑब्जेक्ट। इसका सबसे बड़ी अच्छाई ये भी है कि यहाँ पर बच्चे को, क्योंकि सब कुछ वर्क एजुकेशन है, वर्क अलग अलग तरीके का इंक्लूड है, एक्टिविटीज इंक्लूड है, तो बच्चे को क्या है अलग अलग तरह के टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स, इन सब के साथ काम करने का मौका मिलता है, इनको यूज़ करने का मौका मिलता है। आप एग्जाम्पल लीजिए, जब स्कूल टाइमिंग में फिजिक्स लैब में आपको लेकर जाया जाता था, केमिस्ट्री लैब में लेकर जाया जाता था, तो आपको अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स, एपरेटस देखने को मिलते थे जो कि नॉर्मली डेली लाइफ में आपको नहीं मिलेंगे। तो उन एपरेटस को, उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करना, उन मशीन्स को यूज़ करना आपको वहाँ पे मौका मिलता था करने का। तो यहाँ पे तो हर एक चीज़ में एक्टिविटीज़ ही एक्टिविटी है, सिर्फ सिर्फ वर्क ही वर्क है। तो यहाँ पे बच्चों को अलग अलग तरीके की टूल्स, अलग अलग तरह की मेथड्स, टेक्निक्स, एपरेटस, मशीन्स, मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट, इन सब के साथ काम करने का मौका मिलता है, इन्हें यूज़ करने का मौका मिलता है। इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यहाँ से बच्चे को काम की जो दुनिया है, कार्य की जो दुनिया है, उससे परिचय होता है। यानी कि जो रियल वर्ल्ड है जहाँ पे कहा रहता है कि आप काम करोगे तो ना, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यार, तो वो जो रियल वर्ल्ड है उससे बच्चे का परिचय होता है कि आपको अगर लाइफ में रहना है, इस वर्ल्ड में रहना है, तो आपको काम करना ही करना है, मेहनत करनी ही करनी है। तो बच्चे में मेहनत जो है वो शुरू से ही मेहनत की आदत बच्चे में डलती है। इट डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग ऑफ प्राइड टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल वर्क एंड लेबर। वर्क एजुकेशन की एक अच्छा ये भी है कि यहाँ पे बच्चे में जो फिजिकल लेबर होता है, स्पेशली जो मेहनत कार्य, शारीरिक श्रम जो होता है, उसके प्रति बच्चे में जो है गर्व की भावना यहाँ पे विकसित होती है। नहीं तो बच्चे को लगता है कि ये काम छोटा है, ये काम छोटा है, ये काम अपना नहीं है, अपने लायक नहीं है या ये नहीं, तो ये जो सारी फीलिंग्स है खत्म करके बच्चे में हर काम के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो बच्चे में डेवलप करने की कोशिश की जाती है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क एजुकेशन, कि कार्य शिक्षा के हमारे उद्देश्य क्या है। दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो, अगर आपको ये टॉपिक समझ आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आगे इस सेशंस को कंटिन्यू किया जा सके। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। कोऑपरेटिवनेस, बच्चा जो है कोऑपरेट करना सीखता है, एक दूसरे के साथ देना सीखता है, टीम वर्क सीखता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन, बच्चे में दृढ़ता आती है। हेल्पफुलनेस, बच्चा हेल्पफुल बने, बच्चा कोऑपरेटिव बने, हेल्पफुल बने, बच्चे टीम वर्क में काम करना सीखे, टीम में रहकर डिटरमाइन बने, अपने काम में दृढ़ निश्चय रहे, सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने, ये सब इसके उद्देश्य हैं।
ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। और जब आंसर ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आता है, डिटेल में लिखना होता है, तो इन्हीं हेडिंग्स में आप 3-3 4-4 लाइन में जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। सिर्फ 3 से 4 लाइन भी अगर आप हर हेडिंग में लिखते हैं तो आपका आंसर ज़रूरत से ज़्यादा, आप जितना चाहें उससे ज़्यादा भी लॉन्ग हो सकता है। तो कंटेंट आपको कम नहीं पड़ेगा, इसके अलावा कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन हेडिंग्स के अंदर को जो 3-3 4-4 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, खुद की लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए जैसे यहाँ पर वीडियो में मैं आपके सामने कर रही हूँ। अब बात आता है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, महत्वपूर्ण कारक। यानी कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी वर्क एजुकेशन को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। या तो उन फैक्टर से आपकी वर्क एजुकेशन कार्य शिक्षा सफल हो जाएगी और या असफल हो जाएगी। तो कौन से फैक्टर हैं? टीचर्स यानी कि शिक्षक। जनरली अगर आप फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा रिवाइंड में जाएं, फर्स्ट ईयर में अपने लेसन प्लान बनाए होंगे, तो उन लेसन प्लान बनाने में इंट्रोडक्शन स्किल्स के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस ढूंढने होते थे, 5 से 7। ढूंढने क्या होते थे? सोचने होते थे कि इस टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। वो 4-5 क्वेश्चन सोचने में ही आपको बहुत मेहनत लगती थी, एफर्ट्स लगते थे। यहाँ तो हर टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटीज देखनी है, बच्चे को जो है एंगेज करना है, बच्चे से काम कराना है, क्लास को डिसिप्लिन रखना है, बहुत सारे यहाँ पर एफर्ट्स टीचर के लगते हैं। तो ऐसे में प्रॉपरली ट्रेंड टीचर्स की हमें ज़रूरत होती है। प्रॉपरली ट्रेन टीचर्स होंगे तो वो सब चीज़ों से डील कर लेंगे, सारी प्रॉब्लम्स से डील कर लेंगे, क्रिएटिव वे में आप जो है बच्चों को करा पाएंगे। और टीचर्स ट्रेन नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वर्क एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। वो टीचर्स बच्चे को उनकी नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। इसी के साथ ही पेडागोजिकल वैल्यू यानी कि उनको पढ़ाने का तरीका, उनमें जो टीचिंग स्किल्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप होनी चाहिए। टीचिंग स्किल्स से मतलब चैप्टर को कैसे इंट्रोड्यूस करना होता है, कैसे एक्टिविटीज सिलेक्ट करनी है, कैसे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैसे ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप्स बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखें। तो ये जो छोटे छोटे स्किल्स हैं वो टीचर्स में आनी चाहिए। इसके अलावा सोसाइटी का यानी कि कम्युनिटी का एंगेजमेंट, सहभागिता। वर्क एजुकेशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो समुदाय का सहभागिता, समुदाय का सहयोग, सोसाइटी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखिए आज के टाइम पर सीबीएसई स्कूल्स को देखें तो हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी बच्चे को देते हैं। कहीं ना कहीं वो वर्क एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया, कभी कोई एक्टिविटी, कभी कोई क्राफ्ट, कभी कुछ, कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, आज ये है आज वो। तो ऐसे में पेरेंट्स को या फैमिली को क्या लगता है कि ये सब टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी वेस्ट हो रही है, फालतू की चीज़, उनका सपोर्ट पूरा नहीं मिल पाता। तो अगर उनका सपोर्ट मिले, वो हेल्प करें बच्चे की इन चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं वर्क एजुकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। और जहाँ अगर सपोर्ट ना मिले, मान के चलिए स्कूल से होमवर्क दिया, प्रोजेक्ट दिया है कि आपको प्लांट लगाना है, और पेरेंट्स सपोर्ट ना करे इस चीज़ के लिए, हाँ ना करे, परमिशन ना दे, तो कहीं ना कहीं बच्चा वो काम नहीं कर पाएगा। तो वर्क एजुकेशन उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो वर्क एजुकेशन सक्सेसफुल करनी तो जो पेरेंट्स उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ स्कूल्स कंस्ट्रक्ट कराना, स्कूल्स की बेसिक नीड्स का ध्यान रखना, फंड्स रेज करना, तो ये काम भी आपके सोसाइटी के होते हैं। तो सोसाइटी या कम्युनिटी का सहयोग मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक मूल्य। अब देखिए सिंपल सी बात है, वर्क एजुकेशन में आप बच्चे को सोशल स्किल्स सिखा रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स दे रहे हैं, कोई ना कोई ऑक्यूपेशन बच्चे को सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जब बच्चा आत्मनिर्भर होगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा, तो कहीं ना कहीं देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा और देश की इकोनॉमिकल वैल्यू भी बढ़ेगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब अगर बात करें कार्य शिक्षा के सिद्धांत, यानी कि जो वर्क एजुकेशन का कंसेप्ट है, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो इसके पीछे के प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा खुद काम को करके सीखे। कोई काम आप डायरेक्ट करके ना दिखाए, बल्कि बच्चे को करने दे, बच्चा खुद करके सीखेगा। लर्निंग बाय एंगेजिंग, कि बच्चा जो अगर किसी एक्टिविटी में एंगेज है, खुद उसमें लगा हुआ है, संलग्न है, शामिल है, तो बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। नहीं, अगर इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ आप उसको कुछ बता रहे हैं, बच्चा सिर्फ सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं इतना बेहतर नहीं सीख पाएगा। बाय इंक्लूडिंग सोशली यूजफुल मैनुअल वर्क या प्रोडक्टिव वर्क, प्रोडक्टिव वर्क भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके शॉर्ट में आप इसको एब्रीविएशन SUPW हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं ये SUPW की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको पता होना चाहिए सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो यहाँ पे एजुकेशनल एक्टिविटीज में SUPW को इंक्लूड करेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है रियल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस हो पाएंगे, रियल प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चे में डेवलप हो पाएगी।
तो ये भी एक इसका प्रिंसिपल है। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे वर्क एजुकेशन क्या है, इसकी ज़रूरतें क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बताए हैं। एग्जाम में आप इन्हीं में ही हेडिंग है जैसे ये, तो इनमें 3-3 4-4 लाइन में भी सिर्फ और सिर्फ आप एक्सप्लेन करेंगे तो भी मोर देन इनफ है। ठीक है, डिटर्मिनेशन है, कोऑपरेटिवनेस है। अभी एक हेडिंग है कि इट इस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन इन हैंड एंड ब्रेन। हेडिंग डाली, इसके अंदर लिखिए कि कार्य शिक्षा की एक सबसे बड़ी ज़रूरत ये है या इसकी अच्छाई ये है कि ये बच्चे में हाथ और मस्तिष्क में समन्वय बैठाने में मदद करता है। जब बच्चा कोई एक्टिविटी करता है तो बच्चे का ब्रेन भी चल रहा होता है, बच्चा सोच रहा होता है, समझ रहा होता है, बच्चे का मस्तिष्क चल रहा होता है। जैसे जैसे वो सोच रहा होता है वैसे वैसे वो उसके जो बच्चे के हाथ हैं वो उस एक्टिविटी को करते रहते हैं। तो बच्चे के हाथ और ब्रेन, मस्तिष्क का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठता है। तो इस तरीके से 2-3 लाइन में आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है, सिंपल। तो आपका जो आंसर है, जो कंटेंट है, मोर देन इनफ हो जाएगा। जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही आपको कंटेंट मिल जाएगा और कहीं से आपको कंटेंट लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसी तरह के नोट्स आप बनाइएगा हमेशा। पॉइंट्स वाइज ही आपके नोट्स होने चाहिए। हायर एजुकेशन में आप है, कोई क्लास में स्कूल्स में नहीं है कि आप प्रॉपर एक एक चीज़ को लिखेंगे और एक एक चीज़ आपको लिख कर मिले। ये आपके इसी तरह के नोट्स होने चाहिए ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने में भी ईजी रहे, समझने में ईजी रहे। इसके बाद इनके अंदर जो एक्सप्लेन करना है वो आपको खुद की लैंग्वेज में बना कर लिखना है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर वीडियो आपको इस तरीके से आगे कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सके। आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।